नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। नड्डा के घर बीजेपी की अहम बैठक चल रही है। आपको बता दें कि किसान आंदोलन पर मंथन चल रहा है। लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके बाद अब नड्डा के घर पर बीजेपी की बड़ी बैठक चल रही है। किसान आंदोलन पर मंथन जारी है। 3 दिसंबर को होने वाली बैठक को पहले बुला लिया गया है। जो बैठक 3 दिसंबर को होनी थी, अब वो आज हो रही है। किसानों का 6 दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन लगातार जारी है। पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि जो बैठक है वो 3 दिसंबर को होगी, लेकिन उसके बाद अब जो बैठक है वो आज विज्ञान भवन में होनी है, जिसमें किसानों के बड़े नेता शामिल होंगे। साथ ही सरकार की तरफ से जो बड़े नेता हैं वो वहां पर जाएंगे, किसानों के साथ बातचीत करेंगे। उसके बाद देखना दिलचस्प होगा कि इस बैठक के बाद क्या कुछ नतीजा निकलकर सामने आता है और इस बैठक के बाद सरकार क्या किसानों के आगे झुकती है या फिर किसान अपना प्रदर्शन खत्म करने के लिए राजी होते हैं। लगातार किसानों को डर सता रहा है। किसानों को डर सता रहा है एमएसपी खत्म होने का। किसानों को डर सता रहा है अनाज मंडियों के खत्म होने का, जिसको लेकर लगातार जो किसान हैं वो सरकार पर दबाव बना रहे हैं। लगातार विपक्षी नेता भी लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और अब किसानों को बातचीत के लिए बुलाया है। और उससे पहले नड्डा के घर पर बीजेपी की अहम बैठक हो रही है। 3 दिसंबर को जो किसानों के साथ बातचीत होनी थी वो अब आज विज्ञान भवन में 3 बजे के बाद होने वाली है। जेएनयू की पूर्व छात्र नेता शेहला रशीद पर गंभीर आरोप लगे हैं और ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि उन्हीं के पिता ने लगाए हैं। अब्दुल रशीद शोरा का दावा है कि उन्हें उनकी बेटी से जान का खतरा है। साथ ही विदेशी फंडिंग की बात भी उन्होंने कही है। जब शेहला रशीद की ओर से आरोपों का जवाब दिया गया तो अब अब्दुल रशीद शोरा ने फिर पलटवार किया है। अब्दुल रशीद शोरा ने कहा कि शेहला से पूछा जाए अगर वो नेशनल पॉलिटिक्स में थी तो उनका अचानक कश्मीर पॉलिटिक्स में आने का मतलब क्या है। शेहला के लिए कश्मीर की पॉलिटिक्स में कुछ नहीं है। अब्दुल रशीद शोरा ने कहा कि शेहला 370 के मसले पर सुप्रीम कोर्ट चली गई। कश्मीर के राजनीतिक दल जो पहले चुनाव से दूर गए थे अब फिर वो वापस चुनाव में आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर जो शेहला ने केस किया है उसमें खुद को बेरोजगार बताया है, लेकिन आज के वक्त में उनके अकाउंट को आप देख लीजिए। इनकी पार्टी के जो साथी हैं उनमें रशीद इंजीनियर शामिल हैं जिनका इतिहास खराब है। तो शेहला रशीद पर उन्हीं के पिता ने गंभीर आरोप लगाए हैं। फंडिंग और बैंक खातों की जांच करने की बात कही है। आपको बता दें कि शेहला रशीद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पूर्व छात्र नेता थी। अब्दुल रशीद शोरा का दावा है कि उन्हें उन्हीं की बेटी से जान का खतरा है। जब शेहला रशीद की ओर से आरोपों का जवाब दिया गया तो अब अब्दुल रशीद शोरा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि शेहला से यह पूछा जाए कि अगर वो नेशनल पॉलिटिक्स में थी तो अचानक से उनका रुझान कश्मीर पॉलिटिक्स में क्यों आ गया। केंद्र में एनडीए का हिस्सा रही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें कि हनुमान बेनीवाल ने सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की है। आरएलपी के संयोजक और राजस्थान से सांसद हनुमान बेनीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को किसान आंदोलन को लेकर चिट्ठी भी लिखी है और सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की है। इसके अलावा बेनीवाल ने ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने लिखा, अमित शाह जी, देश में चल रहे किसान आंदोलन की भावना को देखते हुए तीनों कृषि कानूनों को तत्काल वापस लिया जाए। स्वामीनाथन आयोग की सभी सिफारिशों को लागू करें और किसानों को दिल्ली में त्वरित वार्ता के लिए बुलाएं। आरएलपी एनडीए का घटक दल है, लेकिन आरएलपी की ताकत किसान और जवान है। इसलिए अगर इस मामले में त्वरित कार्रवाई नहीं की गई तो मुझे किसान हित में एनडीए का सहयोगी दल बने रहने के विषय में पुनर्विचार करना पड़ेगा। तो एक और लगातार किसान सरकार पर दबाव बना रहे हैं। लगातार किसान कह रहे हैं कि जो तीनों कृषि कानून हैं उन्हें सरकार वापस ले। जो पुराने कृषि कानून हैं उन्हीं के साथ किसान खुश हैं। अब पहले तो किसान सरकार की सरदर्दी बढ़ा रहे थे, उसके बाद विपक्ष के जो नेता हैं वो किसानों के साथ धोखा करने का आरोप मोदी सरकार पर लगा रहे हैं और अब जो एनडीए के सहयोगी दल हैं, जो सरकार में सहयोगी हैं, वही सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। खुद को किसान हितैषी बताते हुए हनुमान बेनीवाल ने साफ कहा है कि अगर केंद्र सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती है तो उन्हें एनडीए में बने रहने पर दोबारा से विचार करना पड़ेगा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी
ने पहले ही जो तीनों कृषि बिल केंद्र की सरकार लेके आई है, इनका विरोध मैंने किया सोशल मीडिया के माध्यम से, सड़कों पे भी। और आज मैंने अमित शाह जी जो एनडीए के चेयरपर्सन हैं उनको ट्वीट के माध्यम से और पत्र लिख के मांग करी है कि अगर इस काले कानून को वापस नहीं लिया गया तो एनडीए को समर्थन दे या नहीं दे जारी रखें, इस पर पुनर्विचार पार्टी करेगी। और हम किसानों के साथ हैं, आवश्यकता पड़ी दिल्ली कूच करेंगे। किसान कौम को जहाँ भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम किसानों के साथ हैं। और इसमें शीघ्र प्रधानमंत्री और अमित शाह जी को इन किसानों से वार्ता करनी चाहिए। दिल्ली के अंदर इनको जो धरना स्थल है वो देने की जो मांग कर रहे हैं उसमें करना चाहिए, जगह देनी चाहिए। और तीसरा इनके खाने पीने रहने की सारी व्यवस्थाएं सरकार को करनी चाहिए। और किसी तरह की बेहूदगी अगर सरकार ने किसानों के साथ की तो पूरे देश का किसान सड़कों पर होगा और दिल्ली को चारों तरफ से घेर लेंगे। ये मेरी अंतिम चेतावनी दिल्ली की सरकार को है कि कृषि बिलों को गंभीरता से लें, ठंड के अंदर संघर्ष करें, किसानों को बचाएं और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करें, अन्यथा आरएलपी एनडीए से अपना समर्थन वापस लेने का विचार कर रहा है। किसान आंदोलन के बीच कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी का दौरा किया। इस दौरान प्रधानमंत्री के भाषण में किसानों का मुद्दा छाया रहा। आपको बता दें कि करीब 40 मिनट का भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर दिया। उसमें से करीब 30 मिनट तक प्रधानमंत्री किसानों के बारे में बात करते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री ने किसानों को अन्नदाता बताते हुए उन्हें नमस्कार किया और विपक्ष पर किसानों को बरगलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दशकों तक देश के किसानों के साथ छल हुआ है और जिन्होंने ऐसा किया है वे ही अब देश के अन्नदाताओं में भ्रम फैला रहे हैं। अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी किसानों के हर सवालों का जवाब देने की कोशिश करते नजर आए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि कानूनों को लेकर किसानों में भ्रम फैलाया जा रहा है, जबकि नए कानून किसानों को विकल्प देने वाला है। सरकार मंडियों को और आधुनिक बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है और एमएसपी पर ही किसानों की उपज बेची जा रही है। अगर कोई पुराने सिस्टम में लेन देन को उचित समझता है तो इस कानून में कोई रोक नहीं लगाई गई है। तो किसान आंदोलन जो है वो प्रधानमंत्री के काशी दौरे के दौरान भी देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में किसानों का मुद्दा छाया रहा। प्रधानमंत्री लगातार खुद को किसान हितैषी बताते हुए यहाँ पर नजर आए। साथ ही विपक्ष को आड़े हाथों लेने से भी प्रधानमंत्री बिल्कुल नहीं चूके। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो विपक्ष है वो किसानों को बरगलाने का काम कर रहा है, जबकि उनकी सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। तीनों कृषि कानून किसानों के हित में है और इन कानूनों की मदद से किसानों को आगे मदद मिलेगी। ना ये किसानों के लिए जो है घाटे का सौदा नहीं है, बल्कि किसानों के फायदे की बात है। और अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो लगातार किसान हितैषी होने की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ किसान लगातार परेशान है, लगातार सड़कों पर है। और अब आज बातचीत भी होनी है। देखना दिलचस्प होगा कि इस बातचीत के बाद क्या कुछ नतीजा निकलकर सामने आता है। तो तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसान सड़कों पर है। अब केंद्र सरकार इस किसान आंदोलन को खत्म कराने की तरफ देख रही है, लिहाजा पार्टी में बड़े स्तर पर बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। आपको बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसान संगठन के नेताओं को 3 दिसंबर की जगह आज बातचीत के लिए बुलाया है। केंद्रीय मंत्री का यह प्रस्ताव बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ विचार विमर्श करने के बाद आया है। बता दें कि केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान गुरुवार से ही प्रदर्शन कर रहे हैं। आंदोलन कर रहे किसानों का कहना है कि वे किसी भी शर्त के साथ बातचीत स्वीकार नहीं करेंगे। साथ ही किसानों ने दिल्ली में आने वाले सभी 5 प्रवेश मार्गों को बंद करने की चेतावनी भी दी है। किसानों को नए कृषि कानूनों से एमएसपी खत्म होने का डर सता रहा है। इस बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि कोरोना वायरस और सर्दी को ध्यान में रखते हुए हमने किसान यूनियनों के नेताओं को 3 दिसंबर की बैठक से पहले ही चर्चा के लिए आने का न्योता दिया है। ये बैठक आज ही दिल्ली के विज्ञान भवन में 3 बजे बुलाई गई है। तो साफ दिख रहा है दबाव सरकार पर। किसान आंदोलन के आगे सरकार दबाव में है। पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे थे कि 3 दिसंबर को किसानों के साथ बातचीत करेंगे, किसान नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया जाएगा। उसके अलावा इससे पहले किसानों को निरंकारी समागम में प्रदर्शन करने की इजाजत दी गई, लेकिन जब किसान डटे रहे, किसान सिंगू बॉर्डर पर ही प्रदर्शन करते नजर आए, किसानों ने निरंकारी समागम में जाने से मना कर दिया, विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है, तो इस बीच सरकार ने अब किसानों को बातचीत के लिए आज बुलाया है। 3 बजे विज्ञान भवन में किसानों के साथ बैठक होनी है।
उस बातचीत के बाद क्या कुछ नतीजा निकलकर सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस जो बैठक होनी है इसके बाद आगे की पूरी रूपरेखा तैयार होगी। अगर सरकार से किसान खुश होते हैं तो फिर ये प्रदर्शन खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर सरकार से बात नहीं बनती है तो फिर आगे क्या होगा ये भी देखने वाली बात होगी। और सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि क्या हमेशा की तरह किसान केवल वादों का पुलिंदा लेकर वापस लौटेगा। उसके अलावा किसानों ने एक बात और कही है, किसानों ने कहा है कि हम सरकार के साथ बातचीत तो करेंगे लेकिन वो बातचीत बिना किसी शर्त के होगी, यानी कि वो सरकार की किसी भी शर्त को नहीं मानेंगे, बिना किसी शर्त के ही किसान जो है सरकार के साथ बातचीत करेंगे। किसानों के विरोध प्रदर्शन का आज छठा दिन है। किसान सरकार से आर पार के मूड में नजर आ रहा है, जिसका सीधा असर दिल्ली के बाजारों में भी देखने को मिल रहा है। दरअसल आयात कम होने की वजह से जो है सब्जियों के दाम, जो सीजनेबल सब्जियां हैं उनके दाम महंगे हो गए हैं। सिंघू और टिकरी बॉर्डर के पास किसानों के प्रदर्शन से दूसरे राज्यों से दिल्ली में सब्जियों और फलों की आपूर्ति पर असर पड़ रहा है। बात अगर आजादपुर मंडी की करें तो फल और सब्जियों की आपूर्ति आधी रह गई है। दिल्ली के कई हिस्सों में आपूर्ति कम होने से मौसमी सब्जियों के दाम 50 रुपए से 100 रुपए तक पहुंच गए हैं। विक्रेताओं का कहना है कि सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर मार्ग बाधित होने के कारण पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से सब्जियों और फलों की आपूर्ति पर असर पड़ा है। आजादपुर में कृषि उत्पाद विपणन समिति के अध्यक्ष आदिल खान ने बताया कि दिल्ली की सबसे बड़ी थोक मंडी आजादपुर में सब्जियों और फलों की आपूर्ति घटकर आधी रह गई है। मिली जानकारी के मुताबिक आम दिनों में आजादपुर मंडी में दूसरे राज्यों से सब्जियों और फलों के करीब 2500 ट्रक आते थे। अब ये संख्या घटकर 1000 रह गई है। अगले कुछ दिनों तक बॉर्डर बंद रहने से स्थिति और खराब होने के अनुमान लगाए गए हैं। तो किसानों का प्रदर्शन जो है उसका असर दिल्ली में सब्जियों और फलों की आपूर्ति पर भी देखने को मिल रहा है। जहां पहले 2500 ट्रक फलों और सब्जियों के आते थे, अब इनकी संख्या घटकर 1000 रह गई है। और जो मौसमी सब्जियां होती हैं उनके दाम में भी 50 से 100 रुपए तक की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। भारत में एक और चक्रवाती तूफान की दस्तक देने के आसार बन रहे हैं। मौसम विभाग ने तमिलनाडु और केरल में भारी बारिश का अनुमान जताया है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के ऊपर सोमवार को कम दबाव का क्षेत्र बना और इसके गहरे कम दबाव के क्षेत्र में तब्दील होने की संभावना है और आगे जाकर ये चक्रवात तूफान का रूप ले सकता है। इस वजह से 2 और 3 दिसंबर के बीच दक्षिण तमिलनाडु और दक्षिणी केरल में भारी बारिश का अंदेशा है। आईएमडी ने बताया कि तूफान 2 दिसंबर की शाम या रात में श्रीलंका के तट को पार कर सकता है और फिर ये अगली सुबह में कोमोरिन क्षेत्र तमिलनाडु में कन्याकुमारी के पास में उभरेगा। विभाग ने अपने ताजा बुलेटिन में कहा कि इसके प्रभाव से तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल, माहे, लक्षद्वीप, आंध्र प्रदेश में 1 से 4 दिसंबर के बीच बारिश होने के आसार हैं। दक्षिण तमिलनाडु और दक्षिणी केरल के कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है और 3 दिसंबर को अलग अलग इलाकों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। आईएमडी ने बताया कि दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर सोमवार को एक दबाव का क्षेत्र बना है। ये पश्चिमी उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। विभाग ने इसके प्रभाव में आने वाले सभी क्षेत्रों में 4 दिसंबर तक मछली पकड़ने की सभी गतिविधियों को बंद करने की सलाह दी है। अंडमान सागर और सटे हुए बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में 28 नवंबर को कम दबाव का क्षेत्र बना था। कुछ दिन पहले ही तमिलनाडु और पुडुचेरी में चक्रवाती तूफान निवार गुजरा था, जिससे भारी बारिश हुई थी। तो एक और तूफान की दस्तक के आसार बन रहे हैं। अब इस तूफान की आहट को देखते हुए जो एनडीआरएफ की टीमें हैं वो तैनात कर दी गई हैं। इस तूफान की वजह से जो दक्षिण तट, जो समुद्र के किनारे के राज्य हैं, वहां पर लगातार बारिश की संभावना बढ़ रही है और जो लोग इस तूफान की चपेट में आ सकते हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार लगातार वोकल फॉर लोकल की बात कह रही है। लगातार जो जनता है उससे कह रही है कि जो स्वदेशी उत्पाद हैं उनके उपयोग पर जोर दिया जाए। और आपको बता दें कि इस बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा बयान दिया है।
उन्होंने कहा है कि भारत को चीन से आयात करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने निर्यात बढ़ाने और देश को आत्मनिर्भरता हासिल करने में सहयोग करने को लेकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम यानी MSME उपक्रमों की भूमिका का जिक्र करते हुए ये बात कही है। उन्होंने कहा कि भारत बहुत सारे सामानों का आयात करने के बजाय निर्यात कर रहा है। ऐसे में देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के पास अपनी क्षमता बढ़ाने और देश से निर्यात को प्रोत्साहन देने का अवसर है। केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग और MSME मंत्री ने कहा, वाहन और कृषि जैसे कई अन्य सेक्टर में भी हम हर जगह पहले ही समाधान प्राप्त कर चुके हैं। अब हमें चीन से आयात करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं चीन या किसी अन्य देश के बारे में कोई बात नहीं करना चाहूंगा। हर देश को अपनी नीति होती है। जहां तक भारतीय नीतियों का सवाल है, हम प्रौद्योगिकी को अपना रहे हैं, लागत को उठा रहे हैं और अच्छी गुणवत्ता के प्रोडक्ट बना रहे हैं। हमारी शक्ति युवा प्रतिभावान श्रमबल है जो यहाँ उपलब्ध है। तो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत की बात कह रहे हैं और उसी कड़ी में जो केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी, उनका कहना है कि अब भारत आत्मनिर्भर बन रहा है और उन्हें चीन से आयात करने की जरूरत नहीं है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।